Hello everyone, welcome back to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me, Gaurav Singh Bhadoria, your listening educator. So I hope and I believe कि आप सभी की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी फॉर एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी। तो आई थॉट कि ऐसे फेस में जब आपको कम या फिर कह लीजिए लिमिटेड टाइम स्लॉट में काफ़ी कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, नॉट जस्ट ऑफ ओनली फेस वन बट कहीं ना कहीं फेस टू को भी आपको डेफिनेटली साथ में लेके चल रहे हैं, बिकॉज फेस वन और फेस टू के बीच में जो गैप मिलेगा, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, वो आपकी तैयारी के लिए नहीं होगा। दैट विल बी प्योरली फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, एनालाइजिंग दैम, वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। तो उस चीज़ में इस फेस में थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है दैट वट एवर टाइम वी हैव इन अ डे 24 आवर्स, कितना एफिशिएंटली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं या फिर जगह है जहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा टाइम सेव कर सकते हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हमारी हैबिट्स जिनको हम कुछ मंथ्स के लिए साइड में रख के वो टाइम जो है हमारी तैयारी में लगा सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, बट हाँ 5 to 8 मिनट्स टू अप टू 10 मिनट्स, केवल इतना ही मिनट का सेशन रखेंगे। तो अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की एज अ एस्पायरेंट, ठीक है, आपको ध्यान में रखते हुए, तो दो आपके मेन फेज हैं। पहला फेज तो आपका ये चल रहा है जो जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, राइट, कि यहाँ पर आपको टाइम कैसे कैसे मैनेज करना है। अब वो केवल लिमिटेड नहीं है कि आपके पढ़ना कब कब है, बट हाँ अब जब हम तैयारी कर रहे हैं इसी दौरान आप मॉक टेस्ट भी देंगे, इसी दौरान आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे, कभी किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, फैमिली फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें अभी आपका प्रिपरेशन फेस है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाएंगे, वहां पर आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। ये दो अलग अलग मेजर सेक्टर्स के लीजिए या मेजर एरियाज के लीजिए जहां पर हमें टाइम मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फेज की, जो आपका अभी करंट फेज चल रहा है जब हम एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे कई बार मैं आपको एक टाइम टेबल भी दे देता हूँ कि दिन में या फिर आपने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा कि इतने बजे उठिए, इतने आवर्स का गैप लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, इतने से इतने पढ़िए। तो वो चीज़ भी देखिए आप फॉलो कर सकते हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन उसको चीज़ को बताने का ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं लगता मुझे पर्सनली, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का देखिए अलग टाइम टेबल होता है, अलग रूटीन होता है, अलग एक ऐसा जोन होता है कि वहाँ पे वो स्टूडेंट जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है। अब कईयों को होता है कि स्टार्टिंग से एक हैबिट बिल्ड की कर दी जाती है कि चलिए सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। कई होते हैं जिनको लेट नाइट तक पढ़ने का एक आदत सी होती है। तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से, आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसके हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बस एक छोटी सी आपको चीज़ बताऊंगा कि आपको पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं। आप इनको बस सिंपल से रेशियो में 8:8 में डिवाइड कर लो। ठीक है, जो चीज़ें देखिए आसान रहकर हम ज़्यादा समझ सकते हैं तो उनको ईजी ही, आसानी रहने देते, फालतू में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब 8:8 क्या है, 8 आवर्स आपकी रेस्ट के हो गए या स्लीप कह लो, ठीक है। 8 आवर्स आपके स्टडी के हो गए, 8 आवर्स आपके मिसलेनियस। बस इसी में आपको अपने 24 घंटे डिवाइड कर देने, मोर देन सफिशिएंट है। आप ये 8 आवर्स आप चाहे रात को 6 घंटे सो लो, आफ्टरनून में 2 घंटे का पावर नैप ले लो या ब्रेक ले लो, आपके ऊपर है। या फिर आप केवल रात को 8 घंटे सो जाओ, मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी बॉडी को इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। 8 आवर्स सीरियस डेडिकेटेड स्टडी कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में 10 या 12 घंटे ही पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। डिपेंड करता है कि आप इन 8 घंटों में कितने फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। बाकी के 8 आवर्स आप रख लो अपने मिसलेनियस के लिए। मिसलेनियस हो गया थोड़ा सा, मतलब माइंड फ्रेश कर लिया, इसमें आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा फैमिली के साथ गॉसिप कर लिया आधे घंटे खाना खाते हुए, तो आपका माइंड क्या हमेशा फ्रेश रहेगा। अब इनको डिवाइड कब करना है, कि कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कब आपको ब्रेकफास्ट करना, वो सब पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन आप आइडियली अपने 24 घंटों को इतने में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक ऑप्टिमल रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि यार आज के दिन में, कई बार ऐसा लगता है ना जब दिन खत्म होने वाला होता है कि यार आज का दिन तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया।
आज तो मुझे इतना कुछ पढ़ना था, कुछ पढ़ ही नहीं पाए, तो दिन जल्दी से निकल गया। दिन तो अपनी स्पीड से ही निकला, लेकिन हो सकता है आप अनप्रोडक्टिव कामों में थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए। ये जो 8 आवर्स आपको देने थे मिसलिनियस पे, इसमें आपका मान लीजिए आपको टीवी भी देखनी थी, आपको मोबाइल भी चलाना था, आपको इंस्टा भी चलाना था, उसमें आपने थोड़ा ज़्यादा इंगेज हो गए, 8 की जगह 9 घंटे दे दिए, तो दिन तो छोटा लगेगा ही फिर आपको, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम एक सेक्टर में दे रहे हैं। तो दिन कभी भी जल्दी नहीं गुजरता है, वो ठीक है आप कहीं और एंगेज हो गए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप बैलेंस करके रखते हैं तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर काम में आपने टाइम कम दिया, ठीक है। ये ऐसे अगर आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपको एक कंटेंट सा फील होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कि हाँ, आज सारे कामों को मैंने प्रॉपर टाइम दिया एंड आज का जो दिन था बहुत अच्छी तरीके से यूजफुली मैंने बिता दिया। तो देखिए, एक जो अभी आप जिस फेस में है, तैयारी कर रहे हैं, इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी टाइम की कमी नहीं लगेगी। हाँ, आपको लगता है कि टाइम थोड़ा सा और आपको देना चाहिए, तो आप जो रेस्ट के सोने के 8 घंटे हैं इसको थोड़ा कम कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 9 कर दो। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपका क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, आपको कितने आवर्स की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए टाइम तो लिमिटेड है, डेट्स ऑलरेडी आउट है, जुलाई में आपका फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों होने, तो आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर ली, 8:8:8 के रूल को भी फॉलो कर लिया। अब फाइनल दिन आ चुका है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि आपने मॉक टेस्ट कैसे दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही आपकी एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाती है। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रीजनिंग सेक्शन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो कहाँ कहाँ पे रैंडमली होंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिख जाए, अगला क्वेश्चन आपको 15th नंबर पे मिल जाए, तो आपको ढूंढने, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का। सारे क्वेश्चंस में ऐसे आपको ईगो पे नहीं लेना है, ले लेना है कि जो सामने आया पहले क्वेश्चन उसी को सॉल्व करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं, वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले आप क्रिटिकल रीजनिंग उठा लो, उसके बाद आप मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कर लो, उसके बाद आप कोडेड क्वेश्चंस या आपके ब्लड रिलेशन के भी हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज के भी हो सकते हैं, सिलोजिज्म के भी हो सकते हैं, उसके बाद ये कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन जो कि बहुत कम होंगे, इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं, ये सिंगल लाइनर्स लिख देते हैं। और लास्ट में आप कर लेना पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये चीज़ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो करनी ही करनी है फॉलो, साथ में प्रिपरेशन फेज में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्या इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपको अपने आप दिखने लगेंगे जब स्किप करेंगे, नेक्स्ट अच्छा ये वाला आ गया, इसको पहले कर लेते हैं, डेटा सफिशिएंसी आ गई, क्रिटिकल रीजनिंग आ गई। ये आदत बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मेन एग्जाम में जिस दिन एग्जाम है ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आप कभी भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो क्वेश्चंस पूरे देख ही नहीं पाया। जब हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, तो कई बार बच्चे यही बोलते हैं, जैसे हम 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन आया था, इससे पूछा ये क्वेश्चन आया था, तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो देखा ही नहीं मतलब वो पूरे 60 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, क्यों? बिकॉज उसने टाइम मैनेज किया नहीं था, ना कभी सोचा था। तो 45 मिनट तो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में आया क्या क्या था, आप बस उसी चीज़ में थे जो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, उस चक्कर में क्या हुआ 40-45 क्वेश्चन तक ही आप पहुंच पाए, लास्ट के 15-20 क्वेश्चन क्या थे वो आपने ध्यान ही नहीं दिए, या फिर इतनी जल्दी जल्दी स्किप करने में लग गए थे। हम ढूंढ रहे थे डेटा सफिशिएंसी, सारा नेक्स्ट करते करते गए, बीच में से गलती से इजी सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हम तो डेटा सफिशिएंसी ढूंढ रहे थे। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिस कब करनी होगी? मॉक टेस्ट में। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे तभी एक्चुअल एग्जामिनेशन में एक्चुअल में आपसे हो पाएंगी। तो ये 2 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि आपको जो भी टफेस्ट वर्क से मेरा मतलब है कि जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लगे, सब्जेक्ट या फिर टफेस्ट टॉपिक लगे, उसको आप सबसे पहले टैकल कर सकते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि चलिए फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही ले लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, आपने ठान लिया कि आज थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे चले गए, थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए, स्पीड एक्यूरेसी के लिए, कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा सा हो जाए, क्वेश्चंस आप फटाफट से रीड करें, कंडीशंस बनाए, आप इजी से स्टार्ट करिए ना, 5-6 से
6 सेट आप इजी कर लीजिए, उसके बाद 3-4 मॉडरेट कर लो, उसके बाद एक अच्छे लेवल का कर लो, मोर देन सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए इन अ सिंगल डे, इतना बहुत है। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आपको जिससे डर लगता है, जो आपको टफ लगता है, अगर आप उस पर मास्टरी कर लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके फायदे हैं। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो भी आप और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाते हैं। लास्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है अपने रूटीन से आप अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए एकदम हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शन कह लो या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा था, आप ऐसा सोचते हैं कि चलिए 5 मिनट रील्स देख लेते हैं इंस्टा पे या फिर वाईटी वाली कोई सी भी रील्स, बट वो 5 मिनट कब 15 मिनट हो जाते हैं, कब 25 मिनट हो जाते हैं, आपको भी पता रहता है कि यार बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बंद कर देते हैं। ये सोचते सोचते हुए 5 मिनट और निकल जाते हैं। तो ये सब वो एक सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट है, एरियाज है जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने से, होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊंगा किस तरह से आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो आपको एक टेस्ट सीरीज होगी, दैट इज मेस्ट्रो टेस्ट सीरीज, एंड एक आपका अच्छा सा कोर्स। तो स्टिल काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है, पिछली क्लासेस आप इजीली रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं। तो अभी भी आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट बैच ये थोड़ा सा स्पेशल बैच है। स्पेशल कैसे, ये केवल उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, एंड जिनको केवल एक प्रैक्टिस बैच चाहिए या फिर ऐसा बैच जहाँ पे वो अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सके। तो आपका ये वीकेंड बैच रहेगा सैटरडे को, आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। कोड विल बी Y537 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।